दोस्तों, यह भूटान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर थिम्पू। थिम्पू शहर भूटान के वेस्टर्न सेंट्रल भाग में मौजूद है। थिम्पू शहर पुराने पुनाका की राजधानी हुआ करता था, लेकिन साल 1955 में इसे भूटान की राजधानी बना दिया गया। ये शहर 26 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है। ये शहर समुद्र तल से 2320 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। 2005 में इस शहर में आखिरी बार जनगणना की गई, जिसके अनुसार यहाँ लगभग 80,000 के आसपास लोगों की जनसंख्या पाई जाती है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो यहाँ 3029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। यहाँ की आबादी में सबसे अधिक लोग बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर वज्रयान बौद्ध सबसे अधिक रहते हैं। ये शहर वांगचू नदी घाटी के नॉर्थ साउथ में मौजूद है। ये नदी आगे जाकर भारत में प्रवेश कर जाती है, जिसे रेडक नदी के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई के हिसाब से देखें तो थिम्पू राजधानी दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची राजधानी है। थिम्पू राजधानी होते हुए भी यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, जहाँ विदेशों से आने वाले लोग पहले पारो शहर में आते हैं। ये शहर पारो शहर से रोड के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। थिम्पू इस देश की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कैपिटल भी मानी जाती है। यहाँ की इकोनॉमी में खेती सबसे ज्यादा होती है, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में 45% कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री से भी इस देश को काफी पैसा आता है, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म को सरकार द्वारा कंट्रोल रखा जाता है। यहाँ की सरकार यहाँ की पर्यटन इंडस्ट्री पर पूरा नियंत्रण रखती है, ताकि ओवर टूरिज्म की वजह से यहाँ की संस्कृति और ट्रेडिशन को नुकसान न पहुँचे। भूटान की संस्कृति यहाँ के गाँव और शहरों में बराबर देखने को मिलती है। इस शहर के इतिहास की बात करें तो ये शहर 1960 से पहले बस एक बस्तियों का समूह हुआ करता था। इससे पहले राजधानी पुनाखा में हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद 1961 में इसे थिम्पू में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ की सरकार ने इसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन किया। इसी वजह से भारत के साथ साथ यूनाइटेड नेशन से भी इनको फंडिंग मिली। इसी इन्वेस्टमेंट से ये शहर एक महानगर के रूप में विकसित हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा खेती पर डिपेंडेंट है। यहाँ के आधे से ज्यादा लोग खेती करके अपना पेट पालते हैं। यहाँ पर जितनी भी खेती होती है, सारी क्रॉप्स का इस्तेमाल देश की जरूरतों को पूरा करने में ही हो जाता है। जब 1974 में भूटान में टूरिज्म की शुरुआत हुई तो यहाँ की सरकार ने टूरिज्म कॉर्पोरेशन बनाया, जो यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, जो यहाँ पर ट्रैकिंग और नेचर को देखने आते हैं। इसके अलावा ये शहर बुद्धिज्म के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ काफी लोग मोनेस्ट्रीज को भी देखने आते हैं। ये शहर नाइट लाइफ के लिए तो नहीं जाना जाता, लेकिन यहाँ क्लब्स और बार्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो यूरोपियन पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। इस सेक्टर में बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ ज्यादातर रोड्स चौड़े हैं, जिन्हें नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बनाया जाता है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण रोड नोरंजी रोड है, जो इस शहर के कमर्शियल एरिया और वांगचू रिवर तक जाता है। इसके अलावा यहाँ से छोटे छोटे रोड्स निकलकर रेजिडेंशियल एरियाज को भी जोड़ते हैं। इन्हीं रोड्स के माध्यम से यहाँ भारत के सिलीगुड़ी तक एक बस भी चलाई जाती है। साथ ही ये बस सर्विस न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक भी जुड़ी है। इसे दुनिया की सबसे अलग रोड व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर के रोड पर आपको ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलती। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, यहाँ सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो पूरे देश के पास इकलौता एयरपोर्ट है। ड्रूक एयर और बुद्धा एयर यहाँ की 2 ही फ्लाइट ऑपरेटिंग कंपनीज हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें।